गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी। तो देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको भेजूंगी। क्वेश्चन आंसर हमने समझे। सेकंड चैप्टर हमारा आलोक धनवाजी जी का पतंग हमने पढ़ लिया। इसके प्रश्नोत्तर आज हम देखते हैं। प्रश्नोत्तर आपको समझाती हूँ। फिर कल मंडे है, अपना वर्क भेजने का टर्न है। उसमें मैं 2 चैप्टर तक, फर्स्ट चैप्टर का जो एक कविता बच रही है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसकी व्याख्या, उसके क्वेश्चन आंसर, सेकंड चैप्टर की व्याख्या और इसके क्वेश्चन आंसर, ये वर्क भेजूंगी आपको। 1 वीक का वर्क हो जाएगा ये। डेली अगर एक एक पेज भी करेंगे तो आपका हो जाएगा ये काम। तो इसलिए देखिए, आज मैं क्वेश्चन आंसर बताती हूँ इसके आपको। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है, उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो देखो, इसमें क्या है कि जो पतंग कविता में कवि आलोक धनवा ने बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का प्रकृति के साथ अनेक रागात्मक संबंधों का अत्यंत सुंदर यहाँ पर चित्रण किया है। और चित्रण करते हुए ये अभिव्यक्त किया है कि भादो मास गुजर जाने के बाद, सावन के बाद में जो भादो मास आता है वो बीत गया, वो गुजर गया। उसके जाने के बाद में क्या आती है? शरद ऋतु आती है। तो भादो मास गुजर जाने के बाद घनघोर बारिश समाप्त हो जाती है, शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। और शरद ऋतु किस भांति आता है? खरगोश की लाल आंखों जैसी चमकीली धूप निकलकर चला आता है। कौन? शरद ऋतु। इसके कारण चारों ओर उज्जवल चमक बिखर जाती है, आकाश साफ और मुलायम हो जाता है, हवाओं में एक मनोरम सुगंधित महक फैल जाती है। शरद ऋतु के आगमन से चारों ओर उत्साह एवं उमंग का वातावरण होता है और पतंगबाजी का माहौल बन जाता है। बच्चे छतों पर पतंग लिए घूमते हैं। यह है बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, और लिख के भेजूंगी तो आप अच्छे से समझ लेंगे इसको। तो देखो, सेकंड देखो कि सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो देखो, सबसे हल्की, रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। इसका आंसर देखिए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग करके कवि उसका साकार रूप पाठकों के सामने रखना चाहते हैं। मतलब पाठकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहते हैं, जिज्ञासा जगाना चाहते हैं, तथा पतंग को विशिष्ट बनाकर उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। किसका ध्यान? पाठकों का ध्यान। क्योंकि विशेष वस्तु प्राप्त करने की लालसा सबके भीतर होती है। तो सबसे हल्की रंगीन चीज, सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी, ये विशेषण शब्द कवि ने इसीलिए यहाँ पे प्रयुक्त किए हैं कि जो पाठक है वो क्या करे, उनके मन में जिज्ञासा जागृत हो कि यहाँ पर कवि ने ऐसा क्यों कहा है। आया समझ में? अब देखो, थर्ड क्वेश्चन है अपना, बिंब स्पष्ट कीजिए। तो देखो, ये क्वेश्चन है कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो इसका क्या है? बिंब स्पष्ट करना है। तो बिंब स्पष्ट एक एक लाइन का करते हैं हम। देखो कि सबसे तेज बौछारें, यह है दृश्य बिंब, यानी कि गतिशील है। तेज बौछारें आ रही हैं तो ये क्या है? दृश्य बिंब, गतिशील। सवेरा हुआ,
यहाँ पर है ये दृश्य बीम है, ये स्थिर है। और खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो यहाँ पर दृश्य बिंब है, ये भी क्या है, स्थिर है। पुलों को पार करते हुए, पुलों को पार करते हुए ये दृश्य, ये गतिशील है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए दृश्य बिंब गतिशील। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, ये क्या है, श्रव्य बिंब है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, तो ये क्या है, स्पर्श बिंब है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श बिंब है कि पतंग ऊपर उठ सके, दृश्य स्थिर बिंब। अब देखो ये क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे आपको करना है वो भेजूंगी, जब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या इसका बिंब बनाना है, तो आप करोगे जब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है अपना कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो चौथा क्वेश्चन है, तो देखो कपास यानी सब जानते ही होंगे क्या होती है। तो देखिए, बच्चों के पैर कपास की तरह नरम, मुलायम, हल्के फुल्के और चोट खाने में समर्थ होते हैं। इसीलिए वे पूरे दिन नाच कूद करते रहते हैं, एक छत से दूसरी छत पे छलांगे मारते हैं, एक दीवार से दूसरी दीवार पे कूदते रहते हैं। पतंग को ऊंचाई तक पहुंचाने की धुन में इतने मगन हो जाते हैं कि कपास जैसे मुलायम उनके तलवे जमीन की कठोरता का अनुभव नहीं कर पाते हैं। वो ऐसे कंकड़ीली छत पे, ऐसे ही कठोर छत पे घूमते रहते हैं, उनको एहसास भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उन कपास जैसे मुलायम उनके तलवे हो जाते हैं, जिस कारण से उनको कठोरता का अनुभव वो नहीं कर पाते हैं। आया समझ में? तो देखिए, अब फिफ्थ नंबर का देखिए कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो देखो, पतंग उड़ाते समय बच्चे बहुत खुश रहते हैं, रोमांचित होते हैं। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती है, उसी प्रकार बच्चे भी छतों पे डोलते हैं, घूमते हैं, इधर से उधर फांदते रहते हैं। वे किसी भी खतरे से बिल्कुल बेखबर होते हैं। उनको डर नहीं है कि कहीं वो गिर ना जाए, बिल्कुल भी उनको डर नहीं रहता है। एक संगीत में ताल पर उनके शरीर हवा में लहराते हैं, जैसे वे खुद एक पतंग हो गए हैं और पतंग के साथ साथ क्या कर रहे हैं, वो उड़ रहे हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते मानो उनके छोटे छोटे सपनों को क्या लग जाते हैं, पंख लग जाते हैं। इस प्रकार बच्चे क्या करते हैं, पतंगों के साथ वो भी उड़ रहे होते हैं। कहाँ? कल्पनाओं में, सपनों में। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो देखिए, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को भी मृदंग की तरह बजाते हुए। तो जब पतंग सामने हो और छतों पर दौड़ते हुए बच्चों को छत क्या नहीं लगती है, कठोर नहीं लगती। उस समय वे उसे पकड़ने की धुन में मगन रहते हैं, तो छत उनको कठोर लगती नहीं है और वो उन पतंग की धुन में ही लगे रहते हैं। इधर उधर बिना छत पे देखे वो पतंग ऊपर ही उनका मुंह रहता है, उसको पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं, पकड़ने की धुन में मगन रहते हैं। इसलिए ऐसे लगता है जैसे छतों को उन्होंने नरम बना दिया है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और यहाँ पर दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए का तात्पर्य है संगीत में वातावरण, कि संगीत में वातावरण की सृष्टि से है कि पतंग काटने मतलब पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते बच्चों के पैरों से जो आवाज आती है, यानी कि पद चापों से जो दिशाएं गुंजित हो जाती हैं, चारों दिशाओं में बच्चों के भागने की पैरों की जो आवाज आती है, उस समय उनकी आवाज मृदंग की तरह प्रतीत होती है। धम धम की जो आवाज आती है, बच्चे भागते हैं एक छत से दूसरी छत पे, एक दीवार से दूसरी दीवार पे, तो पद चापों से
जो दिशाएं गुंजित हो जाती हैं वो मृदंग की भांति प्रतीत होती हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? तो देखिए, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को सक्षम महसूस करते हैं। निडरता उत्पन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। देखो, बच्चे अगर छत से गिर जाते हैं, है ना, उनको मतलब हल्की फुल्की चोट लग जाती है, तो भी वो क्या करते हैं, डर महसूस नहीं करते। दूसरे दिन और भी निडर होकर छत पे भागते हैं कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद है, चुनौतियों को सामना करते हुए पतंग के पीछे और भी बेखबर होकर और भी निडर होकर तेज भागने लग जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो आप, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? लिखना है, कविता के आसपास वाले क्वेश्चन है ये। देखो, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर हमारा मन होता है कि पंछी बनकर स्वच्छंद नभ में उड़ते फिरें और उड़कर क्षितिज तक पहुंच जाए। बस इसी को बढ़ाकर आपको लिखना है। काल्पनिक उत्तर है, अपनी कल्पना से इसका उत्तर आपको देना है। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है? देखो, जब हम किसी कार्य को पूरा करने में मग्न हो जाते हैं, तब हमारा शरीर जैसे उस कार्य की लय में डूब जाता है, उसी में क्या हो जाता है, निमग्न हो जाता है। उसी प्रकार संगीत सुनते हुए हम उसकी लय ताल में खो जाते हैं, इसीलिए इसी प्रकार हम उस कार्य में डूब जाते हैं। इसलिए कहा गया है रोमांचित शरीर का संगीत। तो ठीक है बच्चों, ये अपने क्वेश्चन आंसर होते हैं इस चैप्टर के, और बाकी रिटन वर्क आपको मैं कल भेजूंगी। आपको सारा वर्क कर लेना है, हो सके तो आप इसको एक बार याद भी कर लीजिएगा। और अगर आपको ये दोनों चैप्टर आपने पढ़े, इनके अर्थ आपको समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट करके फिर से इसको समझ लेना, और बाकी अपन मिलेंगे जब पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।